नमस्कार। मैं राहुल मिश्रा अपने राहुल बघौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी की तरफ से बहुत ही मुझे प्यार मिल रहा है। आप सभी लोग हमारे चैनल को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे पर्सनली फ़ोन पर, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप सभी लोग अपने कीमती सुझाव, सलाह, मशवरा इत्यादि दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सुझाव आदि को शामिल कर सकूं। और कुछ लोगों ने कहा है कि वीडियो एडिटिंग करके डाला करें, कुछ स्क्रॉलिंग किया करें या फ़ोटोज़ डाला करें लोकेशन की, तो मैं वो डालने की कोशिश करूँगा आगे के समय में। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जो हमारे 20 एपिसोड्स होंगे लगातार के, वो इसी तरीके से आएंगे, पर बीच में कोशिश रही तो अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। जैसा कि हमने आप सभी को पहले बताया था कि बघौली के भीठा बाबा मंदिर पर हमारी जो कहानी चल रही थी, इसके साथ में हमने जो गोपाल के क्षत्रिय परिवार के द्वारा, जमींदार परिवार के द्वारा बघौली गांव के श्री राम जानकी मंदिर हेतु जो 300 बीघा ज़मीन और साथ में मूर्ति हेतु जो 16,000 रुपये की धनराशि दी गई, उसके बारे में बताया गया। तो जो बघौली गांव का श्री राम जानकी मंदिर है, जो मौजूदा समय में हरदोई से इंडिया न्यूज के जिला प्रतिनिधि श्री आलोक सिंह जी हैं, उनके परिवार के जो बाबा थे ठाकुर परशुराम जी, वो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और क्षेत्र में हमारे सनातन की अलख जगाने के लिए अपनी ज़मीन में से 300 बीघे ज़मीन को मंदिर में दान किया, जो आज भी यथावत चल रही है। और बघौली गांव के श्री राम जानकी मंदिर पर मौजूदा समय में महंत बाबा श्री चंद्र प्रकाश दास जी हैं, जिनके द्वारा बघौली गांव में श्री राम जानकी मंदिर का बहुत अच्छी तरीके से संचालन किया जा रहा है। आप सभी लोगों को, जो हमारे बघौली क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, इन सभी को पता है कि रामनवमी पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिस उत्सव के अंतर्गत लगभग सभी आसपास के गांव के लोग वहाँ के भंडारे में पहुँचते हैं। वहाँ का भंडारा बहुत ही मशहूर है, बहुत बृहद स्तर पर बहुत अच्छा भंडारा वहाँ पर होता है। और उसका जो श्री राम जानकी मंदिर की एक शाखा है, मढ़िया में भी है, वहाँ पर भी मंदिर है। इसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। अब मैं बता रहा हूँ, जो मैंने बघौली का बताया था, बघौली की बसावट 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ पर आम लोगों का रहना सहना शुरू हो गया था। इसी के साथ में ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो भारत की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जो कलकत्ता से लेकर, जो मौजूद उस समय पर भारत की राजधानी हुआ करती थी, से लेकर के पाकिस्तान के दूसरे सिरे तक, लाहौर, रावलपिंडी इत्यादि को भी जाती थी। इस रेलवे लाइन पर बघौली रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया। इस बघौली रेलवे स्टेशन के हो जाने से यहाँ का धीरे धीरे विकास शुरू हुआ और फिर यहाँ पर बाहर से आकर के लोग भी रहने लगे। जब यहाँ पर बाहरी लोग आकर के रहने लगे और व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया, उस समय पर गन्ने को बहुत अच्छा साधन माना जाता था किसान की समृद्धि का। और बघौली रेलवे स्टेशन के दक्षिणी तरफ, जिधर अब आज़ाद नगर है, हड्डी का गोदाम बोला जाता है जहाँ पर, उस साइड में एक रेलवे ने रैक भी बनवाया। उस रैक से जो गन्ना होता था, हरदोई चीनी मिल, जो कि बहुत ही मशहूर रहा है अपने ज़माने का, अपने शक्कर के दाने की अच्छे सुंदरता के लिए वहाँ पर आना जाना शुरू हो गया। उस समय आवागमन का साधन या तो बैलगाड़ी था किसानों के पास में, या फिर रेलवे। और रेलवे की वजह से बघौली रेलवे स्टेशन पर आसपास के लगभग 20 से 25 किलोमीटर गांव के लोगों को आने जाने की, आकर के अपना अनाज
इत्यादि बाहर भेजना भी शुरू कर दिया, कि जिससे कि बघौली क्षेत्र का धीरे धीरे सर्वांगीण विकास भी होना शुरू हो गया। और जो यहाँ के व्यापारी थे, जैसे रैंसो परिवार से श्री श्यामलाल गुप्ता जी, जिनका परिवार में उनके जो पुत्र हुए सेठ सिमरान जी, सेठ जैनरायन जी इत्यादि, इन सभी लोगों के द्वारा बघौली का बहुत अच्छा विकास हुआ। और पुरानी बसावट में यहाँ पर लोगों में बिहारी हलवाई जी और जो हलवाई परिवार हैं, इन लोगों का रहना शुरू हुआ। फिर बघौली में जो बघौली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आप लोगों को एक स्टोर सा दिखाई पड़ता है। उस स्टोर पर लोगों को रासायनिक खादें इत्यादि भी उपलब्ध होने लगी। उस समय ज़माने में केवल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, इसी पर किसान निर्भर रहता था। लेकिन जब रासायनिक खादों की उपलब्धता किसानों को होने लगी, तो लोग अपनी फसल को अच्छे खासे ढंग से और पैदा करने लगे, उनके पैदावार में बढ़ोतरी आई। तो इससे बघौली का और भी विकास हुआ। फिर बघौली एक वृहद बाज़ार के रूप में शामिल हो गई। जैसा कि आप देखेंगे तो बघौली गांव तो बघौली से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, पर ये जो रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर आवागमन का साधन इत्यादि आदि सब जब सुगम होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर एक बाज़ार बना दिया गया, जो शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार 3 दिनों में बाज़ार लगने लगा। इस बाज़ार की एक सबसे ख़ास बात यह थी, जो पिछले दशक तक कायम रही। हमने आप सभी से बताया था कि हम बघौली के विकास को भी बताएंगे और बघौली की अवनति का कारण भी बताएंगे। तो जो बघौली की बाज़ार थी, यहाँ की एक सबसे ख़ास बात ये थी कि पहले के जो किसान होते थे, उनके पास उनकी मुख्य आय का स्रोत केवल अनाज ही होता था। और इस बाज़ार में गांव के आसपास के गांव के किसान अपने घरों से अनाज लेकर के आते थे, और साथ में उनकी दैनिक आपूर्ति की जो भी चीज़ें होती थीं, लगा कर के जो भी सब्जियां इत्यादि तो हर जगह मिल जाती थीं, लेकिन जो कपड़े, घरेलू सामान, बर्तन, ये सभी कुछ भी यहाँ पर रहता था। इस बाज़ार को हम संपूर्ण बाज़ार कह सकते हैं, जो कि हमने देखी थी। अभी मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने को गया, तो वहाँ पर एक बार हमारी प्रोफेसर महोदया श्रीमती सावित्री तड़ागी जी ने बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हम लोगों ने केवल ज़िंदगी में पढ़े तो बहुत हैं, लेकिन देखे नहीं हैं। जैसे कि ठा से ठठेरा सभी ने पढ़ा, लेकिन ठठेरा शब्द लोग कोई जानते ही नहीं क्या होता है। लेकिन बघौली कस्बे से जो पिछले दशक तक की जिस किसी को याद होगी कि बघौली की बाज़ार में लगाकर ठठेरा से सभी लोग बैठते थे। ठठेरा इस पे स्टेशन रोड पर 1-2 बैठते थे, जहाँ पर कि गांव के लोग जिनके बर्तन टूट जाते थे, फूट जाते थे, दब जाते थे, वो सभी लोग उनके पास लेकर के आते थे, और उसको वो लोग अपने उनके पास जो भी औजार होते थे उन सभी से सही करते थे। कुछ लकड़ी के सांचे होते थे, और कोयले की आग पे गरम करके उन पे जो भी गड्ढे वगैरह होते थे, फूट जाते थे, टूट जाते थे, उसको सही किया करते थे। तो मैं बोल सकता हूँ कि बघौली की बाज़ार एक संपूर्ण बाज़ार थी। साथ में एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उस समय शिक्षा के लिए लोग या तो हरदोई, और हरदोई में भी गिने चुने विद्यालय थे, राजकीय इंटर कॉलेज और क्षत्रिय इंटर कॉलेज, जिसे अब हम आरआर इंटर कॉलेज कहते हैं, साथ में गंगा देवी इंटर कॉलेज इत्यादि थे जो प्रमुख रूप से थे, और या तो कछौना का जनता इंटर कॉलेज। इसके बीच में बघौली में जो बघौली के एक बहुत ही संभ्रांत हलवाई परिवार है, उसके द्वारा बघौली में श्री तुलसी आश्रम इंटर कॉलेज की स्थापना की गई, जो कि अब एडेड हो चुका है। तुलसी आश्रम इंटर कॉलेज जो स्कूल है, उसको श्री तुलसी आश्रम जी द्वारा स्थापित आश्रम के पास में ही वो बनाया गया, जो कि अब सरकारी भी हो चुका है।
उस विद्यालय के माध्यम से जो मुझे बचपन की याद है कि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र आया करते थे। और साथ में श्री जयनारायण इंटर कॉलेज, जो कि बघौली के बहुत ही नामी गिरामी श्री जयनारायण गुप्ता जी के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि बघौली से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पश्चिम में स्थापित है। और वो भी अपनी शिक्षा के लिए बहुत जाना माना केंद्र होता था। वहाँ पर भी हज़ारों बच्चे आया करते थे। और आसपास के 20 किलोमीटर एरिया के बच्चों को तो मैंने खुद देखा है, जो मेरे साथ पढ़ते थे। ऐसे बच्चे जब बघौली आते थे तो बघौली का भी विकास होता था, बघौली में चहल पहल रहती थी। वो सभी लोग अपने घर की दैनिक आपूर्ति की सामग्री भी यहाँ से ले जाया करते थे, जिससे कि यहाँ के व्यापारियों का भी व्यापार अच्छा चला करता था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बघौली में जब ट्रेन का आवागमन अच्छा था, सारी ट्रेनें लगभग रुकती थीं, लगभग 6 जोड़ी ट्रेन यहाँ पर रुका करती थी। तो उस ट्रेनों के आवागमन से यहाँ के व्यापारी भी बाहर से उनको सुलभ सस्ता सामान मिल जाया करता था, जिससे कि वो आसपास की अन्य मार्केट से सस्ता सामान यहाँ पर ग्राहकों को उपलब्ध कराया करते थे। धीरे धीरे जब बघौली का विकास अवरुद्ध होने लगा, विकास अवरुद्ध होने का सबसे प्रमुख कारण पहला रहा कि यहाँ का मार्ग, जो यहाँ का मार्ग था वो धीरे धीरे टूट कर खस्ता हाल होने लगा, जिसकी कि कोई सुनवाई ही नहीं हुई। सुनवाई न होने के कारण लोगों ने यहाँ पर आना जाना ही धीरे धीरे बंद कर दिया है या बिल्कुल कम कर दिया, जिससे कि अब उनको अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वो अच्छे मार्ग से दूर भले चले जाते, पर बघौली आने से कतराने लगे, जिसका कि ध्यान न दिया गया। फिर भी व्यापार यहाँ का ठीक ठाक ही चलता रहा। यहाँ का सब्जी का जो केंद्र था, बहुत अच्छा बाज़ार माना जाता था बघौली का। यहाँ के व्यापारी सब्जी बेचने के लिए आसपास के मसीत बाज़ार, कौड़ा बाज़ार, टूनरपुर बाज़ार इत्यादि को भी जाया करते थे, जो कि रेल मार्ग से ही सुगम था। जब धीरे धीरे ट्रेन का आवागमन भी बंद हो गया तो रहे सही जो भी लोग आया जाया करते थे बघौली को, तो उन लोगों ने भी आना जाना छोड़ दिया। हम यह कह सकते हैं कि बघौली एक टापू की स्थिति में आ गया। और फिर यहाँ के कुछ युवाओं द्वारा कोशिश की गई, बहुत बार कोशिश की गई, पर वह भी अपने अंजाम तक नहीं पहुँच सके। मेरा बस आप सभी से एक यह अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग बघौली को पुनः उसके पुराने स्वरूप में वापस करने के लिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। हम सभी लोग पुनः बघौली के उस पुराने वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा व्यापार का केंद्र, आसपास की क्षेत्र के लिए व्यापार का केंद्र, शिक्षा का केंद्र, स्वास्थ्य का केंद्र। क्योंकि आसपास के जो भी गांव वगैरह हैं वह सभी अभी भी स्वास्थ्य, व्यापार इत्यादि के लिए बघौली पर ही निर्भर हैं। बघौली की बाज़ार, जो कि मुख्यतया सोना चांदी के लिए बहुत मशहूर है, यहाँ पर सोना चांदी की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, जो कि लोगों को विश्वास भरा सौदा के रूप में देते हैं। कुछ आसपास की बाज़ारें ऐसे भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जहाँ का लोग सोना चांदी तो लेते हैं, वो अपना पूरा पैसा सोना चांदी का दे दिए, लेकिन बाद में जब बेचने गए तब कुछ और निकलता है या परसेंटेज कम रहता है। लेकिन बघौली की बाज़ार में यह एक सोना चांदी का बाज़ार, बहुत अच्छा बाज़ार खड़ा हुआ, सर्राफा मार्केट पूरा स्टेशन रोड ही है। और साथ में कपड़े का बाज़ार, कपड़ा आज भी बघौली में बहुत अच्छे क्वालिटी का आपको सस्ते से सस्ता कपड़ा मिल जाएगा। और साथ में स्वास्थ्य के मामले में बघौली क्षेत्र के आसपास भी अगर देखा जाए तो बघौली में जो भी डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ के सबसे प्रख्यात डॉक्टर सलीम जी हैं, और जिनके यहाँ पर आज भी बहुत ही सस्ती सुलभ दवाएं दी जाती हैं। बहुत से व्यूवर्स हमारे ये नहीं समझ पाएंगे कि दवाओं में भी क्या क्या खेल होता है। तो एक एस्टेरॉइड होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। दवाओं में एस्टेरॉइड नाम का एक तत्व डाल दिया जाता है, जिससे कि वो दवाएं आपने खाई वो तुरंत ही आपको फ़ायदा कर जाती हैं।
लेकिन वो हमारे अंदरूनी अंगों पर, जो आज हम सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कुछ युवा होते हैं कि बोल रहे हैं उनके लीवर फेल हो गया, किडनी फेलियर हो गया, इत्यादि इत्यादि की चीज़ें, न वो लौंग इलायची खाते थे, न कोई भी नशा पत्ती करते थे, उसके बाद भी हो गया। तो उसका मुख्यतः कारण ये होता है कि जैसे बुखार आया और उन्होंने हाई एंटीबायोटिक्स दवाएं ले ली, और उन दवाओं में स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड तुरंत तो उस मर्ज को दबा देता है, लेकिन वो कहीं न कहीं विकराल स्वरूप में बाद में निकलती हैं। या ऐसी दवाओं से दूर रखते हुए बघौली क्षेत्र को सबसे सस्ती दवा, आज भी मुझे याद है कि आप 20 रुपए में पूरे 24 घंटे की 4 खुराक की दवा डॉक्टर सलीम के यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, डॉक्टर कनौजिया साहब हैं और नए चिकित्सकों में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। डॉक्टर पारुल जी हैं और डॉक्टर SB सिंह जी हैं, MBBS हैं, और कई मेडिकल स्टोर्स हैं, जैसे डॉक्टर सलीम जी का ही मेडिकल स्टोर है, कनौजिया साहब का भी मेडिकल स्टोर है, सोमेंद्र गुप्ता जी का मेडिकल स्टोर है, और इत्यादि बहुत सारे दर्जनों मेडिकल स्टोर्स बघौली में हैं, जहाँ पर आपको ठीक ठाक दवाएं, मतलब नकली दवाएं नहीं, ठीक ठाक दवाएं मिल जाती हैं। और आजकल के जो हमें आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उन्हें बस ये जानकारी देनी है कि आपके यहाँ पर जो भी चीज़ें मिल रही हैं, हाँ आपके गांव में, क्षेत्र में आपके सुलभ होने लगी, लेकिन जो बघौली का बाज़ार है यहाँ पर मुख्य प्रतिस्पर्धा का केंद्र भी है। यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं, आपको एक व्यापार के कई कई व्यापारी भी मिल जाएंगे, तो उसमें वहाँ पर आपको गलत सामान या ऐसा कोई सामग्री नहीं दी जाएगी कि जिससे आपका कोई नुकसान हो सके। इस तरीके का हम लोगों को अपील का, यानी लोगों को बस जानकारी देना है कि हाँ क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। अभी मैं एक पड़ोस के ही गांव है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सरसों के तेल का कारोबार पकड़ा गया था। मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र से ही हूँ, बहुत से लोग जानते ही होंगे, और नहीं जो जानते हैं, मुझे विगत 15 वर्षों से लगातार प्रिंट मीडिया में पत्रकारिता कर रहा हूँ, बघौली हेड से ही रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ा एक तेल का व्यापार पकड़ा गया था। तो तेल के व्यापार में वहाँ पर हमें लग रहा है दर्जनों बड़े बड़े ड्रम्स में सरसों का तेल पाया गया था। उस समय जो बाज़ार चल रही थी सरसों के तेल की 130 रुपये से 140 रुपये चल रही थी, और जो वो तेल आ रहा था 55 रुपये में आ रहा था। किन पदार्थों से बनाया जा रहा था, क्या था, पर जो पकड़े गए थे उन लोगों ने ये ज़रूर बताया था कि इस तेल में एक बूंद भी सरसों का तेल नहीं। हम लोगों ने उसे महक कर हाथ में लेकर के देखा, कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा था कि ये सरसों का तेल नहीं है। तो ऐसे तेल इत्यादि को खाने से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आसपास के गाँव में लोग अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए किस किस तरीके का कारोबार कर रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। हाँ, बघौली के क्षेत्र के बारे में, बघौली के बाज़ार के बारे में, मैं बचपन से ही बघौली में रहा हूँ, यहाँ का मैंने देखा हुआ है। यहाँ पर हाँ कुछ लोग हुए हैं, पर जो पुराने प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर आज भी किसी भी तरीके के प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो खान पान के हों, चाहे खाद्यान्न के हों, चाहे वो राशन पानी के हों, चाहे वो सोने चांदी के हों, चाहे वो कपड़े के हों, वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई गलत चीज़ नहीं मिलेगी। आप एक 5 साल का भी बच्चा भेज दें, उसको भी वो सही रेट इत्यादि पर देंगे, और एक आप 60 साल के भी चले जाएं तब भी आपको इसी तरीके से रहेगा। तो यह चीज़ें जो बघौली की हैं, हम लोगों को इसको बृहद स्तर पर बताना है। हमारे बघौली के पास में क्या क्या है, हम बघौली के लोगों का क्षेत्र के विकास में क्या योगदान रहा है। हम लोगों ने आसपास के दर्जनों गाँवों को, दर्जनों ग्राम सभाओं को के लिए बहुत कुछ किया है। जो आसपास के गांव के भी लोग हैं, ये लोग बुरा मत समझें कि हम उनके गांव की कोई बुराई कर रहे हैं। आपको हमारी बघौली ने बहुत कुछ दिया है। बाहर गांव में करीब 2 से 4 बच्चे सरकारी नौकरी में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। मैं उनका सभी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ जिला स्तर पर भी हैं, कुछ अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। उन सभी को अगर देखा जाए, सबकी स्कूलिंग या सबकी जो प्राथमिक शिक्षा या इंटर तक की शिक्षा है, जो बघौली के ही किन्हीं विद्यालयों में हुई है। तो मैं ये फिर से चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग उठिए और
अपने स्वास्थ्य, परिवार इत्यादि का ख्याल रखते हुए बघौली के लिए कुछ न कुछ करें। और अब हम यहीं पर बघौली की अपनी श्रृंखला को विराम देना चाहेंगे। हाँ, इसके साथ में एक बात को बताना भूल गया कि जो हमारे यहाँ पर एक कोरी कांड, बहुत ही मशहूर कांड हुआ था जिसमें कि ट्रेन लूटी गई थी, उसके भी जो हथियार थे, उसमें जो हमारे जो देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने जो अंग्रेज़ों को डराने के लिए हथियार लूटे थे, जिसमें एक ठाकुर रोशन सिंह भी थे। ठाकुर रोशन सिंह के द्वारा ही एक हत्या हो गई थी। उसमें हत्या क्या, एक व्यक्ति बीच में बोल पड़ा था तो उसकी हत्या हो गई थी। उसी में सभी लोगों को उसी केस में फांसी दी गई थी। फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, काकोरी कांड में, डकैती में किसी को फांसी नहीं दी गई थी, लेकिन एक हत्या के मामले में सभी को फांसी दी गई थी। तो उसके जो हथियार थे वो भी बघौली थाने के शस्त्रागार से लूटे गए थे। उसका भी मैं आपको बहुत जल्द एक काकोरी कांड पर पूरा ही विश्लेषण दूंगा। अब मैं बघौली की कहानी को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आप सभी के बीच में कल से एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी हुआ है, श्री प्रकाश शुक्ला। उसके बारे में जानेंगे कि आप सभी ने STF का नाम सुना है, स्पेशल टास्क फोर्स, जो आज भी कार्यरत है। उसी के लिए सर्वप्रथम STF बनाई गई थी और उसने क्या क्या घटनाएं की, हमारा ये आप विश्वास करिएगा कि श्री प्रकाश शुक्ला का अगर आप सभी लोग उसके कितना वो दुर्दांत अपराधी था उसके बारे में आप सुनेंगे, जानेंगे तो आप लोग ज़रूर हैरत में पड़ जाएंगे कि जो 26 साल की उम्र में लड़का मार दिया गया हो, कितना खतरनाक लड़का रहा होगा कि 26 साल की उम्र में ही उसके नाम से उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और नेपाल तक त्राहि त्राहि मच गई थी। उस लड़के के बारे में हमारा एपिसोड कल से शुरू होगा। आज का एपिसोड काफ़ी लंबा हो चुका है और फिर से हमारा आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। कुछ हमारे मित्रों ने हाँ ये कहा था कि आपके दीवार में पीछे इस तरीके का नहीं रहता, इस पर कुछ पेंट्स वगैरह करवा लें। तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस दीवार को हमारे बघौली के ही सेठ बाबूराम शैलीशंकर रस्तोगी जी के द्वारा स्पॉन्सर कर लिया गया है। 1 महीने तक के लिए सेठ बाबूराम शैलीशंकर रस्तोगी ज्वेलर्स के द्वारा इस दीवार का रंग रोगन और उनका प्रचार प्रसार रहेगा, जो कि कार्य प्रगति में है। हो सकता है कि कल परसों के एपिसोड से आपको पीछे की दीवार भी रंगी हुई मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।